अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हम पोर्नोग्राफी की इब्तिदा और तारीख का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि ये सैकड़ों साल पहले भी किसी न किसी तरह इंसानों में मौजूद थी। यहाँ तक कि दुनिया की मुख्तलिफ कौमें अपने मद्दे मुकाबिल को हराने के लिए इस हरबे को इस्तेमाल करती रही हैं और इन कोशिशों में कामयाब भी हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू पोर्न इंडस्ट्री या फैश अदाकाराएं नहीं, बल्कि आज की वीडियो में हम आपको तारीखी इंसानी के एक ऐसे नावल के बारे में बताएंगे जिसे तारीख का सबसे गलीज तरीन नावल होने का एजाज हासिल है और कहा जाता है कि यह वही नावल है जिस पर जदीद पोर्नोग्राफी की बुनियाद रखी गई। ये बात है आज से 200 साल पहले की, जब फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले एक मुसन्निफ मार्क्विस डासीड ने एक फैश तरीन कहानी तहरीर की जिसका नाम डेज ऑफ सोडोमेथ 120 रखा गया। कहा जाता है कि यही वो शख्स था जिसने दुनिया की तवज्जो पोर्नोग्राफी की जानिब मबजूल करवाई और दुनिया को एक ऐसा जहर फराम किया जिसका तोड़ आज तक किसी को नहीं मिल सका। यहाँ तक कि आज जदीद फैश निगारी में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ उसी नावल में 200 साल पहले बताया गया था। अगर हम इस नावल के मुसन्निफ की बात करें तो 1740 में फ्रांस में पैदा हुआ, जिसका ताल्लुक फ्रांस के आला और दौलतमंद खानदान से था। मुख्तलिफ तारीखी किताबों में मिलता है कि यह अभी बच्चा ही था कि इसके वालिदैन ने इसे नौकरों के हवाले कर दिया और खुद दूसरे मुल्क चले गए, जिसके बाद नौकरों ने इसकी मासूमियत का खूब फायदा उठाया और जवान होने तक इसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। यही वजह थी कि जब वो जवानी तक पहुंचा तो वो शदीद तशद्दुद पसंद और जिनसी मरीज बन चुका था। ये बचपन में अपने साथ होने वाले भयानक वाकयात का बदला लेना चाहता था, लिहाजा दौलत के बलबूते पर यह अपने घर में रोज कोई न कोई औरत लाता और उसे खूब जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता और इन्हीं स्याह कारनामों की वजह से इसे कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन जेल से बाहर आते ही वो फिर ये काम शुरू कर देता। लेकिन जब ये इन चीजों से थक गया तो इसने अपने दिमाग में भरी हुई गलाजत को लिखने का फैसला किया और फिर 3 माह की मुसलसल मेहनत के बाद इसने एक किताब लिख डाली जिसका नाम इसने डेज ऑफ सोडोमेथ 120 रखा। कहा जाता है कि जब इसने ये किताब लिखी उस वक्त ये जेल में कैद था, लिहाजा इसने किताब लिखने के बाद उसे अपनी जेल के एक पोशीदा मकाम पर छुपा दिया, क्योंकि ये दौर फ्रांस में इनकलाब का दौर था और मार्क्विस इस किताब को हर कीमत पर महफूज करना चाहता था, इसलिए इसने इसे मुसलसल छुपाए रखा। लेकिन बदकिस्मती से चंद दिनों बाद इनकलाबियों ने इस जेल पर हमला कर दिया और सब कुछ जला कर राख कर दिया। यहाँ तक कि मार्क्विस खुद भी उस हमले में मारा गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर उसकी लिखी हुई किताब महफूज रही, क्योंकि उस हमले से 2 दिन पहले ही किसी शख्स ने उस किताब को वहां से चुरा लिया था। लेकिन फिर यह किताब कहां गायब हो गई, इस बारे में कोई नहीं जानता। इसके बाद सन 1904 में यह किताब चंद पब्लिशर्स के हाथ लग गई, लेकिन इस किताब के मंजर आम पर आते ही एक हंगामा खड़ा हो गया और दुनिया भर से इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। यहाँ तक कि मुख्तलिफ ममालिक ने इसको बेचने और पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इस किताब में इंतहाई फहश और जालमाना रवैये थे जो अवाम के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ ममालिक ने इसे पब्लिश करने की इजाजत दे दी और हैरान कुन तौर पर यह किताब बहुत मुनाफा बख्श साबित हुई। नाज़रीन ग्रामी, इस किताब में 4 अयाश लड़कों की कहानी बयान की गई थी जो बचपन से ही आवारा और नशे के आदी थे, लेकिन इनके पास बेपनाह दौलत होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो बेशुमार औरतों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। लेकिन इनकी इन हरकतों सकनात को देखते हुए पुलिस इनका पीछा करती है और इन्हें पकड़कर जेल में डाल देती है, जहां ये बमुश्किल चंद दिन गुजारते हैं और अपने पैसे की बदौलत वहां से निकल जाते हैं और फिर शहर से दूर एक महलनुमा घर में रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, जहां रोजाना ये लड़के नई लड़कियां लाते हैं जिनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जबकि इन लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियों की उम्रें 15 से 10 साल के दरमियान होती, जिनको ये चारों लड़के बारी बारी जिनसी हवस का निशाना बनाते, जिससे इन मासूम लड़कियों की हालत गैर हो जाती और कभी कभार तो कोई लड़की मौत के मुंह में भी चली जाती। इसके अलावा इस किताब में लिखा गया है कि इन लड़कों ने अपने महल में कुछ जवान लड़के भी रखे हुए थे जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहां से नौजवान लड़कियां इकट्ठे करते और इनके सामने पेश कर देते, जिस पर इन जवान लड़कों को इनाम से नवाजा जाता। ये 4 लड़के उस महल में 120 दिन तक रहे और इनमें से कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब यहाँ कोई हराम काम ना किया गया हो। यही वजह है कि इस नावल का नाम भी द डेज ऑफ सोडोमेथ 120 रखा गया, जिसका मतलब है सदूम के 120 दिन। जबकि इस नावल में तस्वीर के जरिए मर्द व खवातीन को ग्रुपों की शक्ल में जिनसी अमल से गुजरते दिखाया गया है।
इसमें पुरतशद्दुद जिनसी अमल और जानवरों के साथ जिनसी अमल की तस्वीर भी शामिल हैं, जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद पूरी दुनिया में एक मर्तबा फिर इस किताब के खिलाफ आवाज बुलंद होना शुरू हुई, जिसको देखते हुए अदालत के हुक्म के मुताबिक इसकी तमाम कापियां तबाह कर दी गईं। लेकिन इसके बावजूद 6 कापियां न जाने कैसे बच गईं, जो हाल ही में एक बार फिर मंजराम पर आ गई हैं, जो लंदन के एक घर से दरियाफ्त हुई हैं। लेकिन उस घर का मालिक अपनी लाइल्मी की वजह से नॉवेल की इन कापियों को बेवकूफ़ समझता रहा, मगर जब उसने अपनी जायदाद की कीमत का तखमीना लगवाया जिसमें ये किताबें भी शामिल थीं, तो माहिरीन ने इंकिशाफ किया कि ये बहुत नायाब किताबें हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसको देखते हुए अब ये किताबें स्टाफर्डशायर के बुश्टन हॉल में नीलामी के जरिए फरोख्त की जा रही हैं। ये बोली 15 जनवरी को हैंसेस ऑक्शंस के ज़ेरे एहतमाम होगी, जबकि हैंसेस की लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के सरबराह जिम स्पेंसर का यह कहना था कि नॉवेल की ये कापियां 3000 पाउंड यानी तकरीबन 4,84,000 रुपए से 5,000 पाउंड फी कापी के हिसाब से फरोख्त होने की तवक्को है। प्यारे दोस्तों, ये फ्रांस की पहली किताब नहीं जिस पर पाबंदी लगाई गई हो, बल्कि इसके अलावा गुनाह के फूल नामी किताब को भी तारीख की फहश तरीन किताब करार दिया गया था, जिसने फ्रांसीसी मुआशरे में गोया हलचल पैदा कर दी थी। इस किताब में शाया नज़मों के कुछ मौज़ूआत जैसे कि गैर इखलाकी और गैर कानूनी ताल्लुकात, शैवानी जज्बात, असमतों का सौदा वगैरह, जो कि बज़ाहिर जिनसियत पर मबनी और अहानत अमेज महसूस होते थे, अदबी दुनिया के नाकदीन का निशाना बने। और हर चंद के बाज नकादों ने इन नज़मों को जज्बात, फ़न और शायरी के शाहकार करार दिया। यहाँ तक कि इस किताब के मुसन्निफ बादलेयर पर मुकदमा भी करवाया गया, जबकि बादलेयर के खिलाफ मुकदमे की क़यादत करने वाले जे हॉब्स ने फ्रांस के मशहूर रोजनामे ली फिगारो में लिखा कि इस शायरी में हर वो चीज़ आया है जो समझ से बाहर है और जो काबिल फहम है। बादलेयर की जिंदगी बचपन से ही इसके लिए पेचीदा और तकलीफ दे रही, और वालिद की मौत के बाद इसकी माँ ने एक आमराना मिजाज और सख्त डिसिप्लिन के हामिल मर्द से शादी कर ली थी, जिसने बादलेयर का जीना हराम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अपनी माँ से बादलेयर का जज्बाती लगाव ताउम्र कायम रहा। गुनाह के फूल नामी इस शेरी मजमूए से 6 नज़में हज़फ कर दी गईं, लेकिन बाद में यही 6 नज़में अलहदा तौर से 1866 में इशाअत पजीर हुईं। बादलेयर की हिमायत में सैकड़ों अदबी शख्सियात ने इस मुकदमे और सजा के खिलाफ आवाज उठाई। हत्ता कि विक्टर ह्यूगो ने बादलेयर को लिखा था कि तुम्हारा ये शेरी मजमुआ अदबी मंजरनामे पर सितारों की तरह चमक और दमक रहा है, लिहाजा मैं अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ तुम्हारी अजीम रूह को सलाम करता हूँ। बादलेयर ने इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की थी, लेकिन फिर भी इसका जुर्माना कम कर दिया गया था। तकरीबन 100 साल बाद 11 मई 1949 को बादलेयर के खिलाफ जारी फैसले को सरकारी सतह पर वापस लिया गया और इसकी 6 नज़मों पर लगाई गई पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया। और यूं बादलेयर की पेशन गोई सच साबित हुई कि उसकी वफात के बाद ही इसकी अदबी तख्लीकात का मुस्तहसन एतराफ़ किया जाएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।